वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। आप इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। नहीं, आप मेरे एक एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु वैसी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन है। आपके लिए तो यह उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत फिर कहाँ सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इतिश्री शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मनस्थिति के कारण यह मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भावानुभवों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, जो उस जीवन का मूल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझकर हाथ में आने लगे। पो फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी इंटेंसिटी, तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन ही में मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा, तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंतोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्म योग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि वह कर्ता को निरानिमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल नियति की स्वीकृति न होकर जीवन के विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा पर गहरा यद्यपि अस्पष्ट विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, अतः प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है, यह भी एक मार्ग है। लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसीलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले
वाले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है। लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। यह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने के लिए शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है, दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है और उसका हेतुवाद रैशनलाइजेशन करुण और दयनीय जान पड़ने लगता है। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियादी की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि फ़लसफ़ा भी अनंत दृष्टि है, विजन है। आप और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फ़लसफ़े के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन। क्या यह जीवनी आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्वधारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमूक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहाँ यही आशा करना व्यर्थ है कि शेखर, जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति के अपने मुँह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे, और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा? ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैंने बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात है सच कि आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, का वर्णन ही बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य सेंसिबिलिटी के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्व धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसी अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति को परकीय, सेकंड हैंड, अतएव घटिया और असत्य कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए टी.एस. इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। There is always a separation between the man who suffers and the artist who creates, and the greater the artist, the greater the separation. भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। उपयुक्त कथन के बाद यह कहने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि यद्यपि शेखर एक जीवन दर्शन सामान्यतः उसके लेखक का भी जीवन दर्शन है, तथापि उसमें जहाँ तहाँ शेखर जिन रैशनलाइजेशन या फॉल्सीज की शरण लेता है, वह शेखर की ही है, उसके लेखक की नहीं। तर्क की ऐसी करुण भूलें सभी करते हैं, लेकिन एक कहानी के पात्र में जो त्रुटि है, ठीक वही त्रुटि उसके लेखक में भी है, यह मानना गलती है। यह यहाँ इसलिए कहना पड़ता है कि हिंदी के पाठक का ऐसी भूल प्राय करता है, और मैं अनुभव से जानता हूँ। लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया है। मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट का कथानुसार मैं बहुत बड़ा
आर्टिस्ट हो सका हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चित्र कॉम्पोजिट कैरेक्टर नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसंचित कर रही है, और यह अभिसंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंतोगत्वा यह सब गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है, अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने स्याद की कहानी है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श, जिसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सके। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरे समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता न रहती, और न ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के ये कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। यद्यपि यह कहने के लिए लेखक को मेरे संबंध में विशेष रूप से जानकार होना पड़ता। इस अंतिम सामय के बारे में एक बात कह दूं। शिशुमानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटनास्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। एक पात्र की सृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों का कठपुतला न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वे परांडेलो की साक्षी ले सकते हैं। जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसे पाठक किस रोशनी में देखें, इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका। लेकिन शायद इसके बाद में कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग पहुंचेगा तो बाकी रह जाएंगे। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र से गुथे हुए होकर भी अलग अलग भी पराया संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा न होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। वे एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं, उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूँगा। किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग वे क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यदि उतना दंभ कर सकूं तो कहूं कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है, अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु गढ़ने का यत्न किया है, इसलिए वह चाहे कैसी भी हो, उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं। पर इतना कहूँगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए। शेखर से आप साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूँ, तब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने, आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं एक शेखर है।
जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। पुनश्च द्वितीय संस्करण की भूमिका। यह संस्करण प्रथम संस्करण की पुनरावृत्ति ही है, किंतु जहाँ तहाँ कुछ संशोधन किया गया है। अंग्रेजी उद्धरणों के या वाक्यों के अनुवाद भी दे दिए हैं। प्रथम संस्करण में अनुवाद नहीं दिए गए थे। विज्ञों ने राय दी थी कि छोटे छोटे पद्यांशों का गद्यानुवाद करने से उनका चमत्कार नष्ट हो जाएगा, किंतु हिंदी के पाठक और आलोचक का अपने अधिकार पर आग्रह है। प्राण रहे न रहे, देह उसे चाहिए। जो अनुवाद दिए गए हैं, दोनों भाषाएं जानने वाले को वे रद्दी और अनर्थ कर जान पड़ें तो उनसे प्रार्थना है मुझे क्षमा करें, क्योंकि वे कम से कम देवनागरी हिंदी तो है। फिर जो आत्मा तक पहुंच सके है, उन्हें रूप सज्जा पर आग्रह नहीं करना चाहिए, वे मूल पढ़ सकते हैं। भाग 1 प्रवेश। फांसी। जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता। फांसी। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों खिंची है, वह क्या उसके साथ मिट जाएगी? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए। पर यह कैसी शिक्षा है कि जीवन के प्रति उदार भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए? और इससे भी कभी कोई सीखा है? मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही है। उसमें सांप की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है। एक सम्मोहन, एक निमंत्रण, जो कि प्रतिहिंसा के इस यंत्र को भी कवितामय बना देता है, जो कि उस पर बलिदान होते हुए अभागे को जीवन की एक सिद्धि दे देता है और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है। फांसी। यौवन के ज्वार में समुद्र शोषण। सूर्योदय पर रजनी के उलझे हुए और घनी छायाओं से भरे कुंतल। शारदीय नभ की छटा का एक भीम का एक काला बरसाती बादल। इस विरोध में, इस अचानक खंडन में निहित अपूर्व भैरव कविता ही में इसको सिद्धि है। सिद्धि कैसी? काहे की? मेरी मृत्यु क्या सिद्धि होगी? मेरे जीवन की क्या थी? यवनिका उठती है और गिर जाती है, पर्दे आते हैं और बदल जाते हैं, किंतु यवनिका का प्रत्येक आक्षेप, पर्दे का प्रत्येक परिवर्तन अपने अवसान में लीन होकर भी नाटक के प्रवाह में एक बूंद और डाल जाता है। एक बूंद जो स्वयं कुछ नहीं है, किंतु जिसके बिना उस प्रवाह में गति नहीं आ सकती, जिसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन का प्रत्यवलोकन कर रहा हूँ, अपने अतीत जीवन को दोबारा जी रहा हूँ। मैं जो सदा आगे ही देखता रहा, अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पीछे देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से चलकर, किधर किधर भूल भटक कर, कैसे कैसे विचित्र अनुभव प्राप्त करके यहाँ तक आया हूँ। और तब दिखता है कि मेरी भटकन में भी एक प्रेरणा थी, जिसमें अंतिम विजय का अंकुर था। मेरे अनुभव विचित्र में भी एक विशेष रस की उपभोगेच्छा थी जो मेरे निर्देश कर रही थी। और जीवन यात्रा के पथ में जो पहाड़, तराइयाँ, नदी नाले, झाड़ झंखाड़, आंधी पानी आए, उन सब में मेरे और केवल मेरे संबंध में एक एके था, जिसका ध्येय था किसी विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थान पर, विशेष साधनों और उपायों से मेरे जीवन का विशेष रूप से समापन, जिससे उसे अपनी सिद्धि, अपनी सफलता और अपनी संपूर्णता प्राप्त हो जाए। अब मैं अधूरा हूँ, पर मुझ में कभी भी न्यूनता नहीं है। अपूर्ण हूँ, पर मेरी संपूर्णता के लिए कुछ भी जोड़ने को स्थान नहीं है, सिवाय इस प्रत्यावलोकन के। शायद जीवन पथ के अंतिम पड़ाव का पाथेय ही यही है, क्योंकि मुझे इससे और इस मात्रा से तृप्ति मिलती है। सबसे पहले तुम, शशि। इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो, इसलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना सान की पूर्व कल्पना करता है। तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंझ मंझ कर मैं कुछ बना हूँ जो संसार के आगे खड़ा होने में लज्जित नहीं है, लज्जित होने का कोई कारण नहीं जानता। तुम जीवित नहीं हो,
मेरे शेखर के बनने में ही तुम टूट गई हो, शायद स्वयं शेखर के हाथों ही टूट गई हो। और मैं अपने मन में बार बार यह दोहराकर कि शशि नहीं है, शशि मर गई, शशि नहीं है, भी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। अपनी क्षति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, कोई अनुभव नहीं कर पाता। क्यों? क्यों तेज तलवार कैसे यह जान पाए कि सान अब टूट गई है, जब तक कि वह स्वयं भोंडी ना हो जाए या टूट ना जाए। और मैं अभी जीता हूँ, अभी जल रहा हूँ, अभी हूँ। पर तब मैं क्यों कहूँ कि तुम नहीं हो? जो सान तलवार को बनाती है वह तब तक की तलवार नहीं टूटती। मुझे मरना है, फांसी पर झूलकर मरना है, पर अभी मैं जीता हूँ। मैं तुमसे मांगता हूँ कि मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हें याद करूँ। जहाँ तुम हो वहाँ शायद शब्द को लाना पूजा को भ्रष्ट करने सा है। फिर भी मैं तुमसे मांगता हूँ, यह भी अधिकार मुझे दो। तुम मर गई हो, अत्यंत न कुछ हो गई हो, यही मुझे अपने आप को समझाने दो, और इसके लिए उसे सामने लाने दो जिसे मैं कुछ समझूं। तुम्हारी छायाएं, जिन्हें कभी मैं सच समझता था। नहीं, वह क्षण नहीं जिसमें कि मैं घबराकर पूछा था, क्या होता है शशि? और तुमने भर्राए हुए बेहोश होती हुई आवाज़ में कहा था, सुख शेखर, सुख। उस क्षण को क्षण ही भर से अधिक सामने आने देने की क्षमता मुझ में नहीं है। मुझे याद आता है, कभी ऐसा भी था कि हम सहज भाव से मिलते जुलते थे। स्नेह हम में था, मोह हम में था, लेकिन वह स्नेह नहीं जो कि विघ्नों के सहारे बहता है, वह मोह नहीं जो कि पीड़ा की नींव पर ही अपना घर खड़ा करता है। जब मैं जेल से आकर पहले पहल तुम्हें मिला था, तब तुम्हें देखकर एक गहरा आघात मेरे मन पर हुआ था। तभी मैंने कहा था, बाहर आकर मेरा बहुत कुछ खो गया है। भीतर मैं तुम्हें अपने से एक ही देखता था, अब लगता है कि मुझे तुम्हें दोबारा पहचानना है। और तब तुम रोई थी। तब तुमने सहसा कहा था, मेरा घर देखने न चलोगे, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी थी। तुम्हारा घर था। मैंने तुम्हारा घर देखा, उन्हें भी देखा जिनके आधार पर वह घर तुम्हारा घर हुआ था। और मुझे लगा तुम संतुष्ट बैठी हो, तुम्हारे जीवन के चलने के लिए एक पटरी निश्चित हो गई है, और उस पटरी के इधर उधर कहीं कोई नहीं है। तब मेरा संकोच और भी दृढ़ हो गया कि मुझे दोबारा पहचानना है, तुम मेरी परिचित नहीं हो। मैंने कहा, शशि कुछ गाओ। अब मैं नहीं गाती वाती। क्यों? अब बहुत बुजुर्ग हो गई हो क्या? तुम हंसी, और उस हंसी की ध्वनि के आश्रय ही मुझे एकदम वह क्षण प्राप्त हुआ जो जीवन में कभी कभी ही आता है। बहुत ही स्पष्ट अचूक दृष्टि से मैंने देखा, मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायकान, पवन अचंचल, चंचला भी अदृश्य, और उड़ते उड़ते सहसा पंख टूट जाने से विवश गिरता हुआ अकेला ही अकेला एक पक्षी, जो गिरता है और फिर अपनी उड़ान, अपना स्थान पा लेने के लिए छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। मैंने एकदम से तुम्हें पहचान लिया, तब मुझसे नहीं हो सका कि मैं वहाँ बैठा रहूं। मैं विदा मांगकर चल पड़ा। तुम द्वार तक छोड़ने आई, देख लिया मेरा घर? हाँ, देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, कहकर मैं जल्दी से बढ़ गया, और तुम उस अपने घर की परिधि में घिरी खड़ी रही। बंदावीर के समय में बने हुए मकानों के खंडहर और उनके आसपास बने हुए उनसे नए किंतु फिर भी बहुत पुराने मकान, ऐसे एक मकान में शेखर बैठा है। कमरे में वह बैठा है, यह वास्तव में रसद की कोठरी के एक और बनी हुई पुराने ढंग की खिड़की की चौखट है। चौड़ा और बेडौल, प्राचीनता से काला पड़ा हुआ किंतु कामदार। इसी चौखट पर वह बैठा है, हाथ दोनों ओर लटक रहे हैं और सर दाईं ओर बाहर को झुका हुआ है। कमरे की दीवारों में और खिड़की की चौखट में अनेक गोलियों के निशान हैं। दीवारों में दो चार जगह भीतर से गोलियां चलाने को मोर्चे बने हुए हैं। ये गोलियों के निशान और ये मोर्चे उस मकान के इतिहास का एक परिच्छेद है, जिसे अब कोई नहीं पढ़ता। वह भी खिड़की में बैठा इन्हें नहीं देख रहा है। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य है, उसका इससे दूर का भी संबंध नहीं है।
टूटी हुई दीवारों से घिरा हुआ एक छोटा सा आंगन, उसके एक कोने में छोटा सा बेरी का वृक्ष, जिसकी छाया में एक टूटा सा अंधा कुआं, कुएं के पास पुराने ढंग की छोटी छोटी ईंटों का एक ढेर, कुछ पीले पीले उखड़ आए हुए पीपल के पत्ते। आंगन में दाईं ओर दीवार के बाहर एक पीपल जिसके नीचे एक गाय बंधी है, उसके कुछ दूर एक छोटे से मंदिर का छत्र और सीरीस के पेड़ की कुछ फुनगियों की झांकी। और यह सब दोपहर की प्रशांत नीरवता में। वह बैठा इसी को देख रहा है। शशि के पिता हृदय रोग से बीमार पड़े थे। इसी कारण सारा कुटुंब किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा में भरा रहता है। एक काली छाया घर पर मंडराती रहती है और एक ऐसा जान पड़ता है कि घर के विभिन्न कमरों की नीरवताएं आपस में बहुत दबी हुई कानाफूसी किया करती। इस विचित्र कांपती हुई नीरवता से बचकर वह यहाँ आकर बैठ जाता है और इस दृश्य को देखकर उसमें घर के वायुमंडल की गंध को भुलाने की चेष्टा करता है, क्योंकि वह कुटुंब के प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह करता है, पर उससे यह उपलापूर्ण सा मौन सहा नहीं जाता। उस घर की देवी है शशि, उसकी बहन। यह शशि के ही कारण है कि कॉलेज के सजीव और उन्मुक्त वातावरण से भागकर वह यहाँ आ जाता है, इस छाया में भी सांत्वना पाता है। वह उसकी सगी बहन नहीं है, पर उस संबंध से उसे यदि कोई अंतर जान पड़ता भी तो दूरी का नहीं बल्कि और अधिक समीपत्व का, एक निर्बाध सखा भाव का। वह भाव जैसे प्रातःकालीन शारदीय धूप की तरह, जिसमें वह उस घर की ही नहीं अपने अंतर की भी छायाओं को सुला देता है। वह सगी नहीं है, इसीलिए शेखर उसे कभी याद नहीं करता, कभी देखता नहीं, अधिकार उसने नहीं पाया, पूजा ही पूजा उसने दी है। वह वहाँ स्वप्न देखा करता है कि और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है, विचार न होकर अनुभूति रहती है। वह अनुभूति कभी एक प्रखर कंपन में व्यक्त हो उठती है। शशि गाती है, उसकी आवाज़ में अलंकार नहीं है, कलावान की बारीकियाँ और उसकी मनमोहक छलना नहीं है, पर उसमें है एक प्रकंप्य दीप्ति, शरत काल में सेकी हुई आग की मीठी गरमाई। उसमें है बेला के स्वर सा घनत्व, उसमें है उषा के समय दूर पहाड़ पर बजती हुई बीन की खींची हुई वेदना, उसमें है बरसात की घोर अंधेरी रात में सुनी हुई वंशी की मर्म भेदी आग्रह, और इन सब के साथ है यौवन के गहरे और टूटने की सीमा तक न टूटने वाले स्वर की ललकार सी। और वह गाती है क्या? एक गान जिसे शेखर ने कई बार कई मुखों से सुना है, कई बार एक एक हजार व्यक्तियों के संवेद स्वर में भी सुना है, पर जिसमें उसने वह अर्थ, वह ऊर्ध्वमुखी ज्वाला कभी नहीं पाई। क्या था जो मुझे जगाता था उस गान को सुनकर? प्रेम या व्यथा या युत्सा या तीनों, जो कुछ भी हो वह एक सम्मोहन की तरह छाकर मुझे दिखाता था वीरत्व के और रण प्रांगण के उन्मत्त स्वप्न, जिसमें खोकर मैं अपने को अपनी ही शक्ति, अपने ही बलिदानों, अपने ही आग्नेय आत्मविसर्जन की कहानी सुनाने लगता। कहानी जिसका हेतु, जिसकी आंतरिक प्रेरणा शशि ही होती, और उससे मेरे भीतर जागती थी एक पवित्रतम वस्तु की चेतना, जिसके लिए मैं जिहाद करने को प्रस्तुत होता। मुझे लवलीन कर लेती थी एक रहस्यमय भावना। शशि के व्यक्तित्व की यह पुकार, यह अपील थी कि मेरे मन के एक खंड के लिए, जो कि जीवन में क्रियाशीलता के उफान से छलका पड़ा था, जो विद्रोही है, किंतु मेरे मन का दूसरा खंड, जो कि सृष्टि के सौंदर्य को ही प्रतिबिंबित कर सकता है, जो वास्तव में मेरे मस्तिष्क का हृदय है और इसीलिए कवि है, वह जागता था शशि की हंसी से। उस हंसी में कुछ था जो चौंका देता था, पर साथ ही वाणी की शक्ति को भी छीन लेता था। वह हंसी कविता से भी परे थी। उसे सुनकर चुप ही होना पड़ता था। कल्पना देखती थी नदियों के, जल प्रपातों के, चंद्रोदय के, समुद्र के, व्योम गंगा के दृश्य, और फिर चुपचाप लौट आती थी उसकी हंसी को सुनने। मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाल, पवन अचंचल, चंचलता भी अदृश्य, और आज वह पक्षी भी नहीं जो उड़ते उड़ते पंख टूट जाने से विवश गिरता जा रहा था, पर अपना स्थान पाने के लिए
छटपटा तो रहा था। एक तापसी का स्वर इस छोटे से नरक में मुझे एक पवित्र तपोवन दिखाकर उस विराट वंचना का एक कण भर कम कर देता है। परिस्थिति को और उपयुक्त को भूलकर किंतु एक दिव्य संवेदना से कहता है, चक्रवाक वधुके आमंत्र्य सहचरम उपस्थिता रजनी। आह, रजनी! पता नहीं किस सुदूर देश से यात्रा करते आए हैं हम। हमारा बजरा अभी श्रीनगर के कुछ एक मील ही आया है, किंतु ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में युगों बीत गए हैं, कि यह यात्रा अनंत काल से चली आई है और अनंत काल तक चली जाएगी, कि इसके यात्री नारद का शाप पाए हुए हैं और कभी कहीं रुक ही नहीं सकते। बजरा जेहलम की नहर में से होकर अब मानसवल झील में प्रवेश कर रहा है। झेलम का गंदला पानी पार किया जा चुका है। चिनार वृक्षों की घनी छाया भी बहुत दूर रह गई है। अब तो झील की निर्मलता आकाश की अनभ्रता को प्रतिबिंबित कर रही है और झील के अंतर में उगती हुई लंबी लंबी घास सूर्य की ज्योति को प्रतिबिंबित करती हुई उनके रंगों में चमक रही है, कहीं सुनहरी, कहीं लाल, कहीं एक प्रोज्वल हरापन लिए हुए, और उनकी उलझन को चीर कर कभी कभी कोई किरण तल पर पड़े किसी पत्थर को चमका देती। बजरा तीव्र गति से नहीं जा रहा है, वह बह रहा है ऐसे क्षीण प्रवाह में मानो उसे चलाने वाली शक्ति उसे धकेल कर समाप्त हो गई हो और वह उसी धक्के के पिनक में चला जा रहा हो। अभी रुक न पाया हो, उसकी अगली नोक मानो नींद से जाकर अपने सामने नाचते हुए किरण जाल को देखकर उसे पकड़ने को एक अलसाया हुआ हाथ बढ़ा रही है, और उसके अग्रभाग में दो व्यक्ति बैठे हैं। बालक निक्कर पहने हुए, किंतु सारा शरीर नंगा, उलझे हुए भूरे बाल और हाथों में एक लंबी सी छड़ी लिए जिसके आगे का कांटा बांधकर लग्गा बनाया गया है। यह बालक झील में से श्वेत कमल तोड़ रहा है। तोड़ तोड़ कर अपने आगे ढेर जमा करता है, पर संतुष्ट नहीं होता। तोड़ता भी है वह, और अधखिली कलियां ही तोड़ता है। पूरा खिला हुआ न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगता। उससे कुछ ही दूर पर एक लड़की बैठी है, किंतु मनसा वह सैकड़ों हजारों मील दूर है। उसके पास एक अंग्रेज चित्रकार के बनाए हुए कश्मीर के अनेक चित्र पड़े हैं, और उसकी गोद में एक किताब, कालिदास का रघुवंश। पर वह चित्र भी नहीं देख रही, पुस्तक भी नहीं पढ़ रही है। वह उस बालक की ओर शून्य दृष्टि से देख रही है, मुंह से कुछ गुनगुना रही है, और मनसा पता नहीं क्या सोच रही है। बालक की आयु है कोई 8 वर्ष, बालिका की कोई 13 वर्ष। बालक स्वयं मैं हूँ और वह बालिका मेरी बहन। बजरे में और भी अनेक लोग हैं, किंतु इस दोपहर के संसार में स्नेह की धूप का आनंद लेने वाला कोई और नहीं। मैं अलग, वे अलग हैं, हुए हैं, और बजरा अपनी धीर गति से उनके स्वप्नों का पीछा करता जा रहा है। बालक फूल तोड़ते तोड़ते थक गया है। अब फूलों का वह बाहुल्य भी नहीं रहा। अब कहीं दूर पर एक आध फूल मिल जाता। अब वह झील की गहराई में आ रहे हैं। बालक उन फूलों की लंबी लंबी नाल को टुकड़ों में चीर कर मालाएं बना रहा है। नाल दो होकर मालाकार हो जाती हैं, और प्रत्येक माला के नीचे एक फल का लोलक रह जाता है। वे मालाएं बनाता जाता है, और जब एक तैयार हो जाती है तब दबे पांव अपनी बहन के पास जाकर धीरे से उसके गले में डाल देता। वह निश्चय बैठी रहती, प्रत्येक बार एक स्वप्निल सी मुस्कान मुस्कुरा देती और फिर खो जाती। भाई ने उसे फूलों से लाद दिया है, पर उसकी तृप्ति नहीं है, और वह भी उसे मना नहीं करती। फूल भी समाप्त होने को आए, कुछ एक रह गए जिनकी एक आध पत्ती टूट गई है। बालक सोच रहा है कि ये माला के उपयुक्त नहीं है, पर साथ ही उसे जान पड़ता है कि मालाएं थोड़ी रह गई, अभी तो कई और लादी जा सकती हैं। तब वह अप्रतिभ सा होकर अपराधी सा बहन के पास जाकर कहता है, बाकी तो अच्छे नहीं हैं। उसका असंतोष देखकर बहन हंसती है और कहती है, बहुत है, और क्या कुचल दोगे?
और फिर खो जाती है। बालक उसके पास बैठ जाता है, पूजा के भाव से उसकी गुनगुनाहट सुनता है, मानो देवी उसे वरदान दे रही हो। वे शब्द मुझे आज भी भूले नहीं। उन दिनों मैं उनका अर्थ नहीं जानता था, आज जानता हूँ, पर उन दिनों जो स्वप्न देखे थे, जो भाव जगाए थे, उनका अर्थ नहीं जान पाया। वे अर्थ से परे हैं। स्त्रिंग्यम यदि जीविता पहा हृदय कन्नेहिता न हंति माम। बहन को गाते सुनते एकाएक कोई अज्ञात भाव बालक के मन में जागता है। वह एकाएक उत्पन्न नहीं हुआ, कई दिनों से धीरे धीरे उसके हृदय में अंकुरित हो रहा है, किंतु इसकी यह व्यंजनीय संपूर्णता नहीं है। आज ही मालाएं पहनाते समय और गायन गुनते समय उसके मानसिक क्षितिज के ऊपर आई हैं। एक अत्यंत कोमल स्पर्श से बहन के कपोल को छूकर बालक कहता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम। उसकी शब्दावली में सुंदर और असुंदर, अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य के लिए अलग अलग संज्ञाएं नहीं हैं। वह अबोध बालक है, पर सत्यम शिवम सुंदरम के तथ्य को भली भांति समझता है। इसीलिए अपने हृदय के अप्रस्फुट भावों को व्यक्त करने के लिए यही कह पाता है, कितनी अच्छी लगती हो तुम। और बहन भी उसे समझती है। वह फिर हंसती है और एक बहुत क्षीण सी लज्जा से अधिक सुंदर हो उठती है और मुंह फेरकर पानी में देखने लगती है। क्या उसमें अपना अलक्ष्य प्रतिबिंब देखने के लिए? मैं नहीं जानता, वह भी शायद ही जानती हो। और वह अब एक अज्ञात परिवर्तन से बदल रही है। मैं अब भी उसे अपने सारे रहस्य कह डालता हूँ, किंतु उसे अब ज्ञात हो रहा है कि उसके अधिकार में एक स्वतंत्र रहस्यागार है, उसका हृदय। जैसे मोतियों की माला टूट गई हो और बिखरे मोती को फिर से बेतरतीब लड़ी में पिरो दिया जाए, उसी तरह मेरी स्मृतियों की तरतीब उलझ सी गई है। इसी दृश्य के साथ मुझे दिखता है एक और दृश्य, जिसमें पात्र भी वही है, उपकरण भी वही है, पर जिसकी आंतरिक प्रेरणा बिल्कुल विभिन्न है। वह दृश्य की दृष्टि से बिल्कुल इसके साथ है, किंतु मेरा जीवन के प्रभाव में ऐसा जान पड़ता है कि उसका इससे कोई संबंध ही नहीं। और यदि कोई है भी तो यही कि ये दोनों दृश्य दो अत्यंत भिन्न भावों के समकालीन विकास के चिन्ह हैं। वही झील, वही बजरा, वही दिन। संध्या हो चुकी है, सब लोग अंदर चले गए हैं। मैं ही अकेला बजरे की छत पर बैठा हूँ। झील पर आकाश के गाढ़े और सम्मिश्रण रंग का प्रकाश पड़कर उसे ऐसा बनाए है जैसे प्रकृति की वह निश्चल आँखें नींद से अलसाई हों और उसे घेरे हुए ब्रोनियों की तरह सब और लंबी लंबी घास क्षितिज रेखा को जहाँ तहाँ चीर रही है। मैं मुग्ध होकर भी इसी घास के शाम छायाचित्र को देख रहा हूँ। वह काली है, स्वतः सौंदर्य विहीन है, किंतु कितने सौंदर्य को घेरे हुए। और इतना ही नहीं, मैं किसी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। पूर्व की ओर घास की बरौनियों और भी काली दिख पड़ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर आकाश में एक चिकना सा सफ़ेद प्रकाश छा रहा है। मैं कल्पना ही में यह देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि चंद्रोदय से किस वस्तु में क्या परिवर्तन आ जाएगा, कौन सा आकार दिखने लगेगा। मैं नहीं जानता कि वास्तविकता मेरे कल्पना से कितनी बढ़कर हो सकती है। नीचे बजरे के अंदर कोई गा रहा है। मैं कान देकर सुनता हूँ, दो स्वर एक साथ ही गा रहे हैं। एक मेरी बहन का है और एक हमारी मौसी का। उस गायन के शब्द मुझे याद नहीं, पर स्वर दोनों मेरे कान में गूंज रहे हैं। मैं कल्पना करता हूँ ये स्वर दो तेज तैराक हैं जो झील की छोटी छोटी अदृश्य लहरों पर सवार होकर चले जा रहे हैं क्षितिज की ओर, चंद्रोदय की ओर, चंद्रमा की किरणों से मिलने, क्योंकि ये किरणें उनकी बहन हैं और वे इन्हें कुमुदनियों की हार पहनाएंगे। वे किरणें तो यहीं चली आ रही हैं। वे झील की काली बरौनियाँ अब क्षितिज के पलक में सुरमे की रेखा बन गई हैं। उनके ऊपर एक बड़ी सी पथराई हुई आँख की भांति चांद निकल आया है। मेरे मन में एक विचित्र भाव उठता है। चांद एक कन्या है और पृथ्वी का काला सौंदर्य उसका आवरण, किंतु चांद इतना सुंदर है कि इस आवरण को उसे ढक रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए चांद ने उसे उतार फेंका और निर्वारण होकर क्षितिज के ऊपर आ गया, और वह सौंदर्य बिखर कर उस परित्यक्त आवरण को भी कितना सुंदर बनाए डालता है।
ये भाव उस समय सचमुच इसी रूप में मेरे हृदय में जागे थे। यह मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, किंतु मेरी स्मृति में जो चित्र आता है उसमें वह बालक इसी भावना से भरा हुआ खड़ा है। व्यक्त रूप से यदि यह भाव उसके मस्तिष्क में नहीं था तो इसका अंकुर अवश्य वहाँ था। अवश्य ही उस दिन उसे इस बात का अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया था कि सौंदर्य कितना नग्न और नग्नता कितनी सुंदर है। बालक के स्वप्न को चीरती हुई एक आवाज़ आई, शेखर अब उतर आओ। यह भी उसी बहन की आवाज़ है। क्या तभी से जब भी मैं किसी अत्यंत सुंदर दृश्य को देखकर एक अर्धगामी उन्माद में अपने आप को भूल जाता हूँ, तब एक तीखी आवाज़ पुकार कर कहती है, शेखर अब उतर आओ। Dead, long dead, and my heart is a handful of dust, and the wheels go over my head, and my bones are shaken with pain, for into a shallow grave they are thrust only a yard beneath the street, and the hoofs of the horses beat, the hoofs of the horses beat.